Good evening, dear students, and I welcome you all to the part 4 of UPSC EPFO 2012 क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी कवर किया था। आई होप आपने उनको देख लिया होगा। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 4, जहाँ पे हम साइंस के क्वेश्चंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अभी आप लोगों को साइंस सेक्शन में से बेसिक साइंस मैंने आपको बताया था कि पूछा जा रहा है, तो आज के इस सेशन में 5 क्वेश्चंस टोटल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को इन डिटेल में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अरेंज्ड मैंने यहाँ पे किया है। जैसे कि सीरीज बी में क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ये क्वेश्चन था, फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स दैट इज BMI जिसे हम बोलते हैं, वेट ऑफ अ पर्सन इन वेट इज डिवाइडेड बाय द, जो इंसान का वजन होता है, जो उसका वेट होता है इन kg, उसका जो वजन होता है, इसको आप किस चीज़ से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप इंसान का जितना भी वजन है उसको डिवाइड करते हैं स्क्वायर ऑफ द विथ इन kg, स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स, बिल्कुल सही, आप उसे डिवाइड करते हैं उसके हाइट के स्क्वायर से। किससे डिवाइड करते हैं? हाइट के स्क्वायर से। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा B इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। BMI क्या होता है? BMI जिसको पहले आप क्विंटिलेट इंडेक्स कहते थे, इज अ मेजर फॉर इंडिकेटिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस इन द एडल्ट। मतलब कोई इंसान न्यूट्रिशनल स्टेटस में अंडरवेट है, ओवरवेट है, कि सब ठीक है, इसको मेजर करता है। पर्सन्स वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द पर्सन्स हाइट इन मीटर। मतलब यूनिट क्या हो जाएगा BMI का? अगर कभी पूछे तो फिर kg पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी का वजन 70 kg है, ठीक है, और अगर उसका हाइट को मीटर में करना पड़ेगा, नॉर्मली सेंटीमीटर में करते हैं, हाइट को मीटर में कन्वर्ट करके अगर यहाँ पे 1.75 मीटर आ रहा है तो उसका BMI कितना हो गया? 22.9 हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है? ये तो सिर्फ एक नंबर है। पता ये चलता है कि अगर किसी का 25 से नीचे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिलो 18.5, तो वो अंडरवेट हो गया। 18.5 से 24.9 ये रेंज बिल्कुल परफेक्ट है, ये नॉर्मल वेट का रेंज है। अगर किसी का 25 से 29.9 तक है, मतलब वो प्री ओबेसिटी है, अभी उसको ओबेसिटी होने जा रहा है, मोटापा होने जा रहा है। ये कुछ हार्मोनल रीजंस की वजह से भी हो सकता है। अगर कोई 30.0 से 34.9 तक है तो वो ओबेसिटी क्लास 1 है। फिर 35 से 39.9 तक ओबेसिटी क्लास 2 है। अगर 40 एबव है मतलब यहाँ पे ओबेसिटी क्लास 3 है। तो आप अपना वेट यहाँ पे नाप सकते हैं और आप अपना हाइट का स्क्वायर निकाल सकते हैं उसके बाद। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा वेट आपको kg में लेना है, हाइट आपको मीटर में लेना है, और इससे आपको क्या पता चल जाएगा? तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा हाइट का स्क्वायर करने से। इससे आपको आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। स्टेटमेंट नंबर 1 इज, कल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप क्वेश्चंस देखे थे। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर फॉर अ जियोथर्मल रिजर्वायर टेम्परेचर अबव 180 डिग्री इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही। अगर आप जियो यानी कि अर्थ का जो हीट ट्रैप्ड है अर्थ के नीचे, जो आप थर्मल रिजर्वायर से उसका एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप इससे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना चाहते हैं तो आपको अबव 180 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अच्छा, जितने लोग इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे कि कैसा होगा, अगर यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी आपने देखा होगा मणिकर्णिका या फिर कोई भी जगह अगर आपने ऐसा विजिट किया है, जैसे कि मणिकर्णिका कहाँ पे है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। गुरुद्वारा है, एक टेम्पल है, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? गर्म पानी के स्रोत मिलेंगे। तो ये जो गर्म पानी, अचानक से इतना ठंडा पानी, फ्रीजिंग वाटर के बीच में ये जो गर्म पानी मिलता है ज़्यादातर जगहों पे, उत्तराखंड में काफ़ी सारे जगह पे है, तो ये किस लिए होता है? ये अर्थ के अंदर जो हीट एनर्जी ट्रैप्ड होता है उसके वजह से होता है ना। तो जियोथर्मल रिजर्वायर को अगर आप इलेक्ट्रिक पावर बनाना चाहते हैं तो टेम्परेचर 180 डिग्री के अबव होना पड़ेगा। स्टेटमेंट 2 क्या है? टू ड्राइव स्टीम टर्बाइन हाई टेम्परेचर स्टीम इज यूज। तो आप इसमें क्या यूज करते हैं? आप स्टीम यूज करते हैं। बॉइलिंग वाटर से जो स्टीम निकलेगा आप स्टीम का यूज करते हैं क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट और ज़्यादा होता है।
तो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और 2 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और ये कौन सा ऑप्शन था? ए ऑप्शन था आपका, जब 1 और 2 दोनों सही है और 2 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन 31 में था सीरीज बी का, गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ। गन मेटल किस चीज का अलॉय है? ठीक है, तो गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा अलॉय किस चीज के मिक्सचर से बना है, ये तो आप लोग एसएससी में भी पढ़ते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे आपको बेसिक साइंस में से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ टिपिकल सब्सटेंस सडनली ड्रॉप्स टू जीरो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सडनली जीरो तक ड्रॉप हो गया, देन द सब्सटेंस इज कॉल्ड। ऐसे सब्सटेंस को आप क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, सुपर कंडक्टर या फिर सुपर सेमीकंडक्टर। सो इसको हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। बाय डेफिनेशन सुपर कंडक्टर इज एन एलिमेंट और अ मेटेलिक अलॉय which when cooled below a certain threshold temperature, एक टेम्परेचर के नीचे जब आप इसको फर्दर कूल करेंगे, the material dramatically loses all electrical resistance. It will lose its electrical resistance. जैसे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है? नॉर्मली ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो कंडक्टर्स के रूप में यहाँ पे बिहेव करते हैं, और जब आप उसको डिक्रीज करते हैं तब हो सकता है कि वो इंसुलेटर के रूप में भी यहाँ पे अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए। तो दैट इज व्हाट यू कॉल एज अ सेमीकंडक्टर। ओके, तो बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, हमेशा यहाँ पे टेम्परेचर एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट, द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। बिल्कुल सही। दिस अलॉय शुड हैव, इसमें क्या होना पड़ेगा? अगर आप इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या काम करता है? मान लीजिए आपने एक सर्किट यहाँ पे रखा है और उसके साथ आपने एक बल्ब वगैरह अटैच करके कुछ आप यहाँ पे सर्किट बना के रखे हैं, तो उसमें एक फ्यूज होता है, एक फ्यूज होता है। जो फ्यूज अगर कभी कोई परेशानी हुआ तो ये मेल्ट हो जाएगा और ये मेल्ट होके सर्किट को तोड़ देगा, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो यहाँ पे रुक जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट आपको चाहिए ही चाहिए। आगे व्हाट डू यू नीड? यू नीड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपको इसके लिए हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर एक मटेरियल का अलग होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर एक मटेरियल का अलग होता है, जो कि उसके रेजिस्टेंस पे, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और यूनिट लेंथ के हिसाब से, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से। ऑब्वियसली एट अ गिवन टेम्परेचर हर एक मटेरियल के लिए उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, और इस हिसाब से जिसका हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, आप उसे इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए यूज कर सकते हैं। सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमी से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको EPFO का कंटेंट प्रोवाइड करने का एक जेन्युइन कोशिश कर रही हूँ। टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।